everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel. So आज अपन करने वाले हैं अपने सैम्पल पेपर का पूरा डिस्कशन जो कि अभी अभी सीबीएसई ने इशू कर दिया है। ठीक है, डाउनलोड आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको बस गूगल पे जाके लिखना है सैम्पल पेपर क्लास, ठीक है, 2024-25, दैट्स इट। आपके पास इस तरीके से लिंक आ जाएगा, ठीक है, आपको बस क्लिक करना है एंड देन यू विल गेट सैम्पल पेपर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे ना सैम्पल पेपर में एक चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कि आपको जो भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें फिर से इंग्लिश का, तो साथ में आपको हर सब्जेक्ट के मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। मार्किंग स्कीम को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है बिकॉज इससे आपको पता लग जाएगा कि सीबीएसई आपसे क्या चाहती है, सीबीएसई की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि अगर अपन किसी भी सब्जेक्ट का एग्जांपल ले, फॉर इसे इंग्लिश, तो इंग्लिश के अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो आपको यहाँ से प्रॉपर पता लग जाएगा कि आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस है, चाहे आपके रीडिंग के हैं, राइटिंग के हैं, वो उसमें किस टाइप का आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी, ये जरूर करना है आपको। सैंपल क्वेश्चन पेपर तो देखेंगे ही, साथ में उसकी मार्किंग स्कीम भी देखकर जाएंगे अच्छे से, और सिर्फ देख के नहीं जाएंगे, उसको अच्छे से रीड करके जाएंगे ताकि आपको एकदम आइडिया हो जाए कि अच्छा इस तरीके का हमको आंसर लिखना है, राइट। तो अभी अपन चलते हैं इंग्लिश के सैंपल पेपर पे एंड लेट्स सी कि कैसा आया है सैंपल पेपर। तो पैटर्न वाइज अगर मैं बात करूं, पैटर्न वाइज आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है जैसा सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में, ठीक है, यानी कि उसने अपने जो करिकुलम में जैसा बताया है सीबीएसई ने बिल्कुल वैसा ही पेपर दिया है। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको सारी दी हुई होगी पेपर में। पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। एक सेकेंड। सो अभी देखो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, 13 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, ठीक है। आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी लिटरेचर, ये सब कॉमन है, हमको पता ही है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट देखना, आपकी जो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं सो प्लीज एक चीज मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल सही डाल रहे हो। अगर आपको चॉइस वाला क्वेश्चन करना है तो आप उसमें लिख दो, ठीक है, कि ऑप्शन वगैरह आप जिस तरीके से मेंशन करना चाहते हो प्लीज उसको मेंशन कर देना। सो आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन नंबर आपने एकदम ठीक डालो एंड पार्ट नंबर, ठीक है, इन योर आंसर शीट। सो ये चीज आपको देखना है एंड बस। और तो आपको ये भी है कि वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। मैं एक बात सबकी समझ सकती हूँ कि अपन क्या होता है कि जैसे अगर हमको कोई आंसर बहुत अच्छे से आता है तो हम सोचते हैं कि बस इसको तो इसी को सजा दें अच्छे से, है ना, तो वो काम नहीं करना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, भले ही आपका वो फेवरेट क्वेश्चन हो, आपको बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन हमें अपनी सारी भावनाएं वहां पे व्यक्त नहीं करनी है क्योंकि पूरा पेपर फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का है, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारे फुल ऑन फुल मार्क्स आए। इसलिए प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उसका मतलब ये नहीं है आप उसी क्वेश्चन में लग जाएंगे। इसकी सबसे बढ़िया टिप क्या है कि आप देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ढंग से रीड करना है, टू द पॉइंट उसका आंसर लिखना है। कई बच्चा होते हैं मैम हम रोक ही नहीं पाते अपने आप को, मैम लिख देते हैं, बस पता नहीं लिखते रहते हैं और ऐसा समझ में ही नहीं आता कि खत्म कहाँ पे करे। तो भाई टू द पॉइंट लिखो ना, एकदम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है, एकदम जो पूछा है वही बताना है, ओके। भले ही आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता हो बट प्लीज मेक श्योर कि वर्ड लिमिट आप क्रॉस ना करें। आगे चलते हैं, बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, किसका रीडिंग सेक्शन कैसा आया है। तो पिछले साल के कंपैरेटिव अगर हम देखें, कंपैरिजन में अगर अपन देखें, सॉरी, ठीक है, तो आपका जो रीडिंग पैसेज है वो इजी आया है, ठीक है। लास्ट टाइम आपको कुछ आर्थर वगैरह की स्टोरी दे रखी थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको प्लस की क्लासेस में भी बताया है और मैं आपको स्पेशल क्लासेस में भी बताती रहती हूँ कि जनरली बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि कोई भी आपका चाहे लिटरेचर का क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग का आ रहा है, आपको चाहे
लेटर टू एडिटर आ रहा है, ये सारे टाइप के टॉपिक्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई आपकी डेली लाइफ से देता है या फिर आपकी जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अभी हॉट टॉपिक्स आपके क्या चल रहे हैं। ठीक है, अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो ओलंपिक्स पर आने का हाई चांस है। ठीक है, कि आपको ओलंपिक्स पर कोई रीडिंग पैसेज दिख जाए, आर्टिकल आ जाए, राइट, या फिर आपको लेटर टू एडिटर कुछ भी आ सकता है आपको। सो आपके जो कॉमन टॉपिक्स है यानी कि आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स एंड आपके जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है, ठीक है, आपका विमेन सेफ्टी हो गया, ठीक है, ओलंपिक गेम्स हो गया, तो मतलब आप देखते रहोगे आसपास क्या चल रहा है, आपको सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। तो ये इसका एग्जांपल हमको सैंपल पेपर में भी दिखाई दे दिया है, दिख गया है। देखो सैंपल पेपर में आया आपको, इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, each face illuminated by the soft glow of their smartphones। तो यानी कि इस पैसेज में, ठीक है, अगर आप देखो तो आपको स्मार्टफोन्स की डिस्कशन यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, स्मार्टफोन्स मतलब अपना सोशल मीडिया कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही टॉपिक पर आपका रीडिंग पैसेज आया है एंड आई थिंक ये इजी है, इजी लग भी रहा है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो रीडिंग पैसेज आपका इजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक आपको इस तरीके का पैसेज आएगा, एक आएगा आपको पैसेज फैक्चुअल बेस यानी कि आपको फैक्ट्स वाला पैसेज आएगा एक। अच्छा, यहां पे एक चीज देखना कि आपको यहाँ पे कुछ नया जैसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, दैट इज एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एनालॉजी मतलब आपको क्या रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा रीडिंग पैसेज में से ही सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे ही नहीं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव, ठीक है, मार्क्स आपको चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास 12th में हो आप, है ना। अगर मैं एक बच्चे को बोलूं कि यार आप अपना लीव एप्लीकेशन लिख दो, है ना, तो वो वही लिखेगा कि मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर फीवर एंड कांट कम टू स्कूल फॉर 3 days, है ना। पर हमको ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखनी, हमको 12th के हिसाब से लिखनी है, हमारा दिखना चाहिए कि हम 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। सो वोकैबुलरी पे भी अपन को काम करना पड़ेगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, एनालॉजी में क्या होता है कि आपके रीजनिंग बेस या फिर मतलब आपका जैसा रिलेशंस वगैरह आपको बताने, देखो जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे विस्पर और क्वाइटली, जो रिलेशन विस्पर और क्वाइटली वर्ड दोनों शेयर कर रहे हैं, ऐसा ही सेम रिलेशन का वर्ड आपको ढूंढना है जो कि लाउडली से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड डोंट वरी, इसका भी आपको फुल सैंपल पेपर सॉल्यूशन मैम लाने वाली है बहुत ही जल्द इस चैनल पर। सो बस आने वाले हैं अपन बहुत ही सुन। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे जो इस बारी देखने को मिली है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने पेपर में कम है। ठीक है, लास्ट टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, मतलब आपको पैसेज है तो पैसेज में आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर इस बारी का आप रीडिंग पैसेज देखो, चाहे आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस कम है। यानी कि जैसे आपको पहले क्वेश्चन आया करते थे ना स्कूल टाइम पे, मतलब जब अपन छोटे थे, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जहां पे आपको आंसर फ्रेम करके लिखना है। जैसे कि असेस द पोटेंशियल चैलेंजेस और बेनिफिट्स ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वे आउटकम्स फॉर डिजाइनिंग हेल्थ इंटरवेंशंस एज आउटलाइंड इन पैरा 5। तो यानी कि पैरा 5 में से आपको ये पढ़ना इसके बारे में एंड देन यू नीड टू फ्रेम आंसर ऑन योर ओन। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कुछ पैसेज में से उठा के लिख दूंगी, ऐसा नहीं है, आपको अपनी तरफ से भी फ्रेम करना पड़ेगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आ जाते हैं पैसेज नंबर 2 पर। ठीक है, पैसेज नंबर 2 आपका वही है, फैक्चुअल बेस्ड पैसेज है, यानी कि आपको फैक्ट्स वगैरह दी होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे एंड यार एक तो सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी, बात करते हैं सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की। कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको जैसे क्वेश्चन बताए थे वैसे ही है। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपना, ठीक है, तो पहला आपको क्वेश्चन आ गया है नोटिस राइटिंग का। ठीक है, जैसा आपको करिकुलम में दिया हुआ है सब कुछ वैसा ही है। यस, तो देखो
योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट एन इंटर क्लास सेमिनार ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ टू क्रिएट अवेयरनेस इन एडोलसेंट्स. एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी राइट अ नोटिस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका नोटिस का आ गया, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, उसके बाद नोटिस के चॉइस में आपको नोटिस ही मिल जाता है, यानी कि आपके पास दो क्वेश्चन रहेंगे नोटिस के एंड आपको एक वहां पर करना होगा, तो यानी कि नोटिस अपना पक्का ही है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. यस, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है अपना इनविटेशन का. ठीक है, ड्राफ्ट एन इनविटेशन in not more than 50 words from Vani Gopalan, Chief Project Officer of an NGO, for the launch of the Each One Teach One program addressed to school principals and coordinators. Mention a compelling highlight of the program along with other necessary डिटेल्स. तो आपको फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इनविटेशन का, और इनविटेशन के चॉइस में ही आपको मिल जाएगा एक और इनविटेशन. ठीक है, एन इनविटेशन हैड बीन इशूड बाय मिस्टर चेरियन, the HR head of your company, inviting you for the company picnic. ठीक है, तो ये आपको लिखना है ड्राफ्ट रिप्लाई. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वही आपका जैसे गाइडलाइंस में दिया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि आपको दोनों क्वेश्चन इनविटेशन देने के ही आ जाएंगे. एक आपको आ सकता है कि आपको किसी को इनवाइट करना है, और चॉइस में आपको आ सकता है कि आपको रिप्लाई करना है, यानी कि आपको इनविटेशन आया है, आपको उसका ठीक है रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस में आंसर देना है. ठीक है, तो मतलब आप ये आपका ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक क्वेश्चन आपको जिसमें आपको इनवाइट करना है, और चॉइस में आ सकता है कि आपको किसी ने इनवाइट किया है तो उसका आंसर आपको करना है. ठीक है, लास्ट टाइम भी अगर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें या प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर देखें तो इसी तरीके का पैटर्न था. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना आ जाता है लेटर टू एडिटर का. ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर. एक सेकेंड, या अब इसका भी आप अगर जैसे देखो तो क्वेश्चन क्या है लेटर टू एडिटर का. फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रूशियल 21st सेंचुरी स्किल फॉर यंग इंडिविजुअल्स, है ना. तो यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड आपका कुछ आया है, और ये मैं आपको अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि बेटा आप लेटर टू एडिटर उठा लो, आर्टिकल राइटिंग उठा लो, ठीक है, या रीडिंग पैसेज उठा लो, आपको आपके आसपास से ही जुड़े टॉपिक्स आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस से ही जुड़े टॉपिक्स आएंगे. तो प्लीज आपके कुछ 5 to 6 टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, एनवायरनमेंट, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स है जिस पर आपके ना नोट्स रेडी होने चाहिए. क्योंकि अगर देखो मेरी ऐसी अगर मेंटेलिटी चल रही है ना कि यार नहीं मैं ना यार मैम इन टॉपिक्स को कौन रेडी करता है, अपन वहीं जाके देख लेंगे ना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसी टाइम वहाँ एग्जाम में कर लेंगे. अगर आप इस मेंटालिटी के साथ में हो तो मैं आपको बता दूं आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं है, आप बिना प्रिपरेशन के साथ में बैठ रहे हो, विच इज रियली वेरी हार्मफुल, है ना. तो आपके कुछ 6 to 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस से और आपके आसपास के टॉपिक से रिलेटेड है, तो उन टॉपिक्स पर आपके नोट्स रेडी होने चाहिए. मतलब आपको चाहे कैसे भी आ जाए वो क्वेश्चन, आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ऑन द स्पॉट वहीं सोच सोच के लिख देंगे, देन मैं आपको बता दूं आप क्वांटिटी दे के आओगे अपने आंसर्स में, क्वालिटी नहीं देकर आओगे. सो प्लीज मेक श्योर कि कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, जिनके ऊपर आपका नोट्स बना होना चाहिए. आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मतलब लेटर टू एडिटर के चॉइस में आपको आ गया है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लेटर विच इज एब्सोल्युटली इजी. ठीक है, तो यू आर माया सईम फ्रॉम शिलोंग, यू रीड द गिवन एडवर्टीजमेंट. तो यानी कि आपको, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन का ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दी होगी, इसको रेफर करके ही आपने अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है. एक चीज है, जॉब एप्लीकेशन लेटर में आपका रेज्यूमे भी रहेगा, ठीक है, बायोडेटा भी आपका आएगा, और बायोडेटा आपका बॉक्स में आता है, ये बात बिल्कुल मत भूलना. आगे चलते हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट आपकी वही है 120 to 150 वर्ड्स. तो लेटर में आपको चॉइस आ जाएगी,
मतलब लेटर में मान के चलो 2 लेटर टू एडिटर नहीं आएंगे, ठीक है, आई थिंक सो आपको वही रहेगा लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, पर अपन को दोनों रेडी करने हैं। कई बार अब कुछ बच्चे ना ऐसा सोचते हैं कि मैम एक काम करते हैं ना, लेटर टू एडिटर प्रिपेयर कर लेते, चॉइस में ही आने तो जॉब एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, वो कौन लिखेगा इतना बड़ा। अरे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो लेटर टू एडिटर पढ़ के गए, लेकिन लेटर टू एडिटर का इतना टफ क्वेश्चन दे दिया कि आपको कर ही नहीं पा रहे, आपको उस टाइम पे मतलब माइंड उतना प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, और आपको लग रहा है हाँ यार कि जॉब एप्लीकेशन वाला इजी है, पर क्या करें, हम तो छोड़ के गए थे ना, हमने तो एक ही प्रिपेयर किया था। इसलिए कह रही हूँ एक ही नहीं प्रिपेयर करना है, दोनों ही प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज लेवल आपको देखना होगा कि दोनों क्वेश्चन में से कौन सा ईजी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 अपना देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अपना आर्टिकल राइटिंग का। ओके, राइट एन आर्टिकल एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन शेपिंग द आइडेंटिटीज ऑफ टुडेज इंडियन यूथ। वही है कि यूथ को लेके मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा आपसे कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम के भी कुछ पेपर्स में आपको यूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है, मतलब यंग एडल्ट्स का होना, ठीक है, सोसाइटी में एज अ वॉलंटियर, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इस बारी भी आप देख लो कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक है, अभी कल्चरल हेरिटेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि आप लोगों से रिलेटेड, ठीक है, कि यूथ की कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों से रिलेटेड, तो उसी में आप देख रहे हो कि वही सब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर बी की, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी में आपको ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग दी हुई है, तो यानी कि आर्टिकल और रिपोर्ट में आपको चॉइस रहेगी, ठीक है। वर्ड लिमिट अपना उतना ही है 120 to 150 वर्ड्स। अब चलते हैं अपन सेक्शन सी पे लिटरेचर में। अगेन वही बात बोलूंगी कि कम एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर अपन एक्सट्रैक्ट बेस्ड उठा के देखें तो उसमें आपको 3 to 4 मिल रहे हैं एमसीक्यूज, लेकिन इस बारी वैसा नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो इसमें एक चीज अपना ये भी बन जाता है ना कि अपन को एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं आपको बोल के चलूं कि एनसीईआरटी नहीं करो, ठीक है, या ऐसा कुछ, तो भाई उससे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि सिर्फ उस पर मत डिपेंड रहो, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर करके जाएंगे, नो, ठीक है। कुछ बच्चों का एम ये रहता है कि मैम चैप्टर हमने एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर क्वेश्चंस करेंगे, या ये करेंगे वो करेंगे, करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी लाइन उठा के पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे अपन ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं प्लस क्लासेस में, ठीक है। आपका ये आया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई ये ग्रीन वॉर्स क्या है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो ये भाई इसमें गैस मतलब वॉर्स विद गैस कौन सी वॉर है, ठीक है, ये वॉर्स विद फायर का क्या मतलब है। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी क्लासेस देखोगे तो उसमें हमने आपको करवाया हुआ है कि भाई इन लाइन का क्या मतलब, इससे पोइट क्या कहना चाहते हैं। तो मतलब आप ये समझो कि आपको एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन दे देंगे आपको और आगे पूछ लेंगे व्हाई, ठीक है, या व्हाट, ठीक है, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ज्यादा एक्सपेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ ऑल द वॉर्स डिस्क्राइब्ड। जितने भी वॉर्स यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है उनका कॉमन क्या आउटकम रहेगा, दिया हुआ आपको एक्सट्रैक्ट में ही आंसर दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ एक्सट्रैक्ट की कौन सी लाइन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत ही क्लियरली आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब देख लेते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन जो आपको मतलब देखने को मिल सकता है, मतलब पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, पर आप ये देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं असर्शन रीजन वाले, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी जैसे द पोएट एडवोकेट्स फॉर डूइंग नथिंग एज अ वे टू प्रिवेंट द डिवास्टेशन ऑफ वॉर। तो आपको एक स्टेटमेंट दी होगी कि भाई पोएट जो है वो तरफदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना, आपको उसका रीजन दिया हुआ है,
डूइंग नथिंग रेफर्स टू अ टाइम फॉर स्टॉपिंग एनी एक्शन फॉर अ फ्यू मोमेंट। तो रीजन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका रीजन ये है कि डूइंग नथिंग का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए आपको कोई भी काम नहीं करना। अब आपको नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई एजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, दोनों ठीक है। रीजन एजर्शन, जो रीजन दिया हुआ है वो एजर्शन का ही रीजन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, तो आप ये देखो, अपन को एमसीक्यू क्वेश्चन कम है। लास्ट ईयर के पेपर में जहां हमने देखा है ना, तो 3 से 4 एमसीक्यू थे और 2 ऐसे थे जिसमें आपको 1 सेंटेंस या सिंगल वर्ड में आंसर लिखना है, जो कि इस बार अपन को कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गया ये। आगे चलते हैं अपन, एक सेकेंड। यस, अब देखो आपके, अगर अपन लास्ट के क्वेश्चंस देखें, ठीक है, तो ये अभी आपका, ठीक है, आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप है। और लास्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, ठीक है, इसको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये अपन देखते हैं, एक सेकेंड, सबको विजिबल है? देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 120 to 150 words. The influence of belief in traditions such as religion, family bonds, or patriotism can be used to develop narrative techniques like setting, motivation, sources of conflict, and pacing. Analyze how the writer has incorporated such influences to good effect in the story, The Enemy. Support your answer with valid textual evidence. यानी कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या, जिसमें आपको अपने व्यूज बताने हैं और चैप्टर से आप क्या सीखते हो वो आपको बताने हैं। मतलब आपको व्यूज यहाँ पे दिए हुए है ना, कि रिलीजन है, फैमिली बॉन्ड्स है, पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने का है, रिश्तेदारी का है, रिलीजन का है, ठीक है, ये सारी नरेटिव टेक्निक्स, ठीक है, ये सारी आपकी चीजें यूज होती है, ठीक है, मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, पेसिंग, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब क्रिएट करने के लिए। अब आपको ये बताना है कि एनिमी चैप्टर जो है वो कैसे इस चीज में हेल्प करता है। यानी कि अगर मैं सोच के चल रही हूं कि भाई मेरे को टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करना, ठीक है, आंसर्स को मकअप करना, ठीक है, या फिर किसी भी बुक के क्वेश्चंस उठा के उन्हें लर्न करना, सो वो सब चीजें आपको काम, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं आ भी सकती है, वो दिक्कत नहीं है, बट उनके आने के क्वेश्चंस, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। आपको क्वेश्चंस इस तरीके के दिख सकते हैं जहां पे आपको अपने पॉइंट्स शेयर करने हैं, आप क्या सोचते हो, आप चैप्टर से क्या सीखते हो, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, एंड जैसे अपन इसका एक और देखते हैं। यस, तो अब यहां पे देखना, एक कितना बड़ा क्वेश्चन है। एनालाइज द पोम A Roadside Stand and Aunt Jennifer Tiger for the theme of inequality and its impact on the bearers. आ गई ना वही बात, क्या पूरी की पूरी पोम का एनालाइज आपको, मतलब एनालाइज करनी है आपको पूरी की पूरी पोम, और आपको उसमें से ये बताना है कि भाई इनइक्वालिटी की थीम है ना कैसे आती है। जैसे अगर अपन रोड साइड स्टैंड वाली पोम देखें तो इसमें इनइक्वालिटी है ना, कि जो सिटी के लोग हैं, ठीक है, वो जो अपने रोड साइड स्टैंड के ऑनर है उनसे कुछ नहीं खरीदते, है ना। तो वो वाली पोम में से आपको पूरा एनालाइज करके बताना है कि कैसे उससे इनइक्वालिटी की चीज आती है, एंड तो बेसिकली आपको क्या सीखने को मिल रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए पोम से। आपके अपनी क्या पर्सनल थॉट्स है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। आपका चाहे पोम है, ठीक है, मतलब आपकी चाहे फ्लेमिंगो बुक है, चाहे विस्तास बुक है, चाहे आपका पोइट्री सेक्शन है, फुल फ्लैग चैप्टर है, चाहे पोम है, ठीक है, आपको एक नोट्स में अपने क्या करना होगा,
अपने आप जैसे अभी तक सिर्फ समरी प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, हम लोग अभी तक समरी प्रिपेयर करके चल रहे थे, लेकिन अब हमको आना चाहिए हर चैप्टर का एनालिसिस आना चाहिए। हमें एनालाइज करना होगा हर चैप्टर कि हमें चैप्टर से क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि अब देखो जैसे अपना एनिमी वाला था, है ना, उस क्वेश्चन में हमने देखा कि फैमिली बॉन्ड्स है, ठीक है, रिलीजन है, ये सब चीजें, है ना, तो अपना सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, हमारी अपनी पर्सनल थॉट्स क्या, हमें क्या चैप्टर से सीखने को मिलता है, यानी कि आपका समरी के साथ एनालाइज थीम्स ये सब रेडी होनी चाहिए, राइट। सो अब ये तो हो गया सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब देख लेते हैं अपन इसकी मार्किंग स्कीम, ठीक है, उससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा कि एक बार अपन चलते हैं आज। हाँ जी, तो ये देखो, ये पढ़नी बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्रॉम हेयर ओनली यू विल गेट एन आइडिया कि भाई हमको आंसर किस टाइप का लिखना है। क्योंकि आप मार्किंग स्कीम देखोगे आपको सारा वो बता देंगे कि किस तरीके का चाहिए। ये देखो, ये देखो, अगर हम एनिमल वाले चैप्टर की बात करें तो रिलीजन कैसे हेल्प कर रहा है, देखो एक सेकेंड, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। तो देखो रिलीजन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशंस। तो पहला पॉइंट आपको रिलीजन पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ रिलीजियस बिलीव्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर एक्शंस एंड डिसीजन, कि जो रिलीजियस बिलीव्स है आपके वो किस तरीके के किसी पर्सन, किस तरह वो किसी पर्सन के एक्शंस को, ठीक है, या उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सदाउ's इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मॉरल बिलीव्स shaped बाय रिलीजियस टीचिंग्स। फैमिली बॉन्ड्स, फिर बात कर लेते हैं अपन फैमिली बॉन्ड की। हाउ रिलेशनशिप इन द फैमिली इम्पैक्ट कैरेक्टर इंटरेक्शंस एंड मोटिवेशन, कैसे हमारे जो अपने रिलेशंस हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हनास कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ अ फैमिली एंड द पोटेंशियल रिपरक्यूशंस ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी सोल्जर कुड ड्राइव हर एक्शंस, है ना। तो फैमिली बॉन्ड मतलब क्या, जैसे अगर हम हना की बात करें तो क्या था उसमें कि उसको ये था कि यार मुझे अपनी फैमिली को सेफ रखना है, हम एनिमी को अपने घर में रख रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप देखोगे चैप्टर की स्टार्टिंग से ही वो काफी हेजिटेटिंग थी, वो जैसे मना कर रही थी कि नहीं मैं इसकी बॉडी को वॉश नहीं करूंगी, ठीक है, मेड सब विंस आएंगे वो करेंगे। सो उस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, हाउ नेशनल लॉयल्टी एंड पैट्रियोटिज्म क्रिएट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। अब देखो देशभक्ति एनिमी चैप्टर अगर अपन देखें, सो यहाँ पे जो डॉक्टर सदाव थे, है ना, उनका और उनकी वाइफ का ये था ना कि यार हम अपनी कंट्री की तरफ लॉयल है, तो कैसे हम दुश्मन एनिमी कंट्री के सोल्जर की हेल्प कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में वो जो पूरा टेंशन चल रहा था, राइट, उनके दिमाग में वो जो पूरा टाइम जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो पैट्रियोटिज्म की वजह से रहा है कि नहीं रहा, रहा है ना। अगर उनके माइंड में ये चीज होती नहीं तो वो ऑब्वियसली हेल्प वगैरह कर देते, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। सो आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको रिलीजन, फैमिली बॉन्ड्स, पैट्रियोटिज्म ये सब चैप्टर में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है आपकी स्टोरी में। ओके तो आप अगर मार्किंग स्कीम पढ़ के जाओगे अच्छे से, सो यू विल गेट टू नो कि हाँ यार हमको इस तरीके से आंसर लिखना है। या फिर कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, क्वेश्चन हमने समझ लिया है पर हम उसका आंसर कुछ और ही लिख रहे हैं, जबकि एग्जामिनर हमसे कुछ और चाह रहे हैं, है ना। तो हमको क्वेश्चन पढ़ेंगे, मन में सोचेंगे कि अच्छा आई नीड टू राइट दिस आंसर, उसके बाद हम अपना आंसर मार्किंग स्कीम से चेक करेंगे क्या हमने वो पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं जो मार्किंग स्कीम में दे रखे हैं। सो जब आप मार्किंग स्कीम पढ़ोगे अच्छे से, सो आपको पता लगेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो मुझको इस तरीके से पॉइंट को कवर करना है, इस तरीके से अपने आंसर को स्टार्ट करना है, एक प्रॉपर फ्लो ये रहेगा, सीक्वेंस ये रहेगा।
है ना। बाकी इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल पे वेरी सून। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मेंशन कीजिएगा इन द डाउट बॉक्स, आई मीन सॉरी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, तो वहां पे आपके सारे डाउट्स आ जाने चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, आप कोई सजेशंस चाहते हो या किसी तरीके के आप सेशंस चाहते हो कि मैम इस तरीके का सेशन ले आओ, ठीक है, तो बिल्कुल आ जाएगा ऑन डिमांड सेशन। एंड आप सभी मैम को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बस मैम को सर्च कर लेना कुसुम गोयल एंड मैम आपको मिल जाएगी। तो इंग्लिश के सभी सेशंस के लिए पूरी तैयारी के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। ठीक है, एक बार अपन चलते हैं अपने गुड पार्ट को। ठीक है, दैट इज अभी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है 50% का फ्लैट डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट को हम बाद में देखेंगे, पहले अपन बेनिफिट्स देख लेते हैं कि यार अगर हमको कोई चीज 50% पे भी मिल रही है ना, तो आखिर लेनी क्यों है, मतलब ठीक है बट लेनी क्यों चाहिए, लेट्स सी इट। तो अभी क्या है भाई, अपने को मिल रहा है विजेता टर्म 2 बैच फॉर PCMBE। ठीक है, बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो क्या क्या है। एक तो भाई आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलेगी। ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर स्केड्यूल में आपकी क्लासेस होंगी, यानी कि अगर जैसे मैथ्स का क्लास हो रहा है, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, ठीक है, फिर अपना फिजिक्स, इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल में क्लासेस मिलेगी। बहुत मुश्किल होता है ना यार अपना स्केड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, तो ये अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं बनाना, बिकॉज आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी सारी एक पैटर्न में, प्रॉपर स्केड्यूल में होगी, है ना। इसके साथ में भाई क्या अपन जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं, है ना, मान लो जरूरी नहीं है यार कि हम कुछ गलत ही सोचे, सेशन वेशन छूट जाएगा, छूटा नहीं है सेशन। मान लो मुझे उस सेशन को दोबारा देखने का मन है, मेरे को और अच्छे से समझना है, सो आपको हर सेशन का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा। इसके साथ में एजुकेटर्स जो आपके लिए PDF यूज, मतलब जो फाइल वगैरह वो यूज कर रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स वो बना रहे हैं, तो वो सब आपको PDF फाइल में मिल जाता है, यानी कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैम आपको या सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप मन से बस उनको सुनो, उस टाइम पे हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लेकिन उस PDF से, और नहीं बनाने तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, PDF आपके पास रहेगी। इसके साथ साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। अब डाउट क्लियरिंग सेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि मान लो जैसे अपन एनिमी वाला चैप्टर कर रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर है, अब उसमें अगर मैं आपके रैंडम डाउट्स लूंगी, है ना, तो आप समझ रहे हो कि फ्लो टूटेगा। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको सेपरेट मिल जाते हैं ताकि आप हर टॉपिक से अपने डाउट पूछ सको, हर 2, 3 या 4 क्लास के बाद में, ऐसे, है ना। तो मिक्स्ड डाउट आपको किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से, तो वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में मैम के साथ कवर कर सकते हो। सो ये सेशन आपका सिर्फ डाउट्स क्लियर रहता है। ठीक है, इसके साथ में आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ताकि भाई आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप जान सको कि आपको कितना समझ में आ रहा है ना। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए टेस्ट सीरीज आपके पास जरूर रहती है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी। इंग्लिश के लिए आपके पास कुसुम मैम है, संदीप सर है फिजिक्स के लिए, शिवानी मैम है मैथ्स के लिए, निकिता मैम है बायो के लिए एंड आकाश सर है केमिस्ट्री के लिए, है ना। एक और चीज है इसमें आपकी कि आपको यही बैच प्योर इंग्लिश में भी मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इन हिंदी लैंग्वेज, okay, like if you are from Tamil side or from any other side and you think that ma'am we are not comfortable in communicating in Hindi language, okay, then you can join me, okay, in pure English batches also. Here your explanation will be in English only. So here I am teaching English, so Yash sir hai and we have Khushbu ma'am, Madhu sir and Juhi ma'am, है ना। so अभी क्या है, हमको फटाफट से ये 50% जो डिस्काउंट है अपना, ठीक है, उसका बेनिफिट उठाना है। सो बेनिफिट उठाने के लिए आप यूज कर सकते हैं KG31 कोड, ठीक है। सो KG31 यूज करते ही क्या है, आपको अनअकैडमी फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे देगी। जस्ट मेक श्योर कि आप बीच में कोई गैप नहीं छोड़ रहे, ठीक है। दैट्स इट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड follow, share and subscribe our channel. Thank you.
An Academy. Let's crack it.